हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अमृतुल क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज की सीरीज में हम लोग देखेंगे जो अर्थमेटिक्स आते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट में, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से आते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। करें कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग होता है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर बोलते हैं। तो प्राइम नंबर होता क्या है? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो क्या होते हैं, 1 से डिविजिबल हो जाए और ये इटसेल्फ यानी खुद से। ठीक है, जो खुद से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए, उसको लोग बोलते हैं प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है हमारे सीरीज में वो होता है 2। उसके बाद कौन सा आता है? 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, ऐसे कर करके हमारे पास बहुत सारे प्राइम नंबर होते हैं। अगर बोलूं मैं कि 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो टोटल 25 नंबर होते हैं। अगर मैं पूछूं कि 1 से लेके यानी 1 से लेके 50 तक कितने होते हैं, टोटल कितने होते हैं? 15 होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 50 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 10 होते हैं। ठीक है, कभी कभी ये एक नंबर में ये भी पूछ लेता है यूपी ट्रिपल एस से। ठीक है, अब देखते हैं हमसे पूछा गया कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर का सम कितना होगा। तो वही है हमारे पास, सम चेक कर लेते हैं यहाँ पे प्राइम नंबर का। तो पहला कौन सा होगा हमारे पास? 2, फिर 3, फिर 5 प्लस 7 प्लस 11। जब इन सबको आप अगर ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद कितना आ रहा है? 28 आ रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? डी, ऑप्शन नंबर डी, 28 इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कह रहा है कि 10 और 40 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। सेम चीज निकालने की बात कर रहा है। ठीक है, कि कहाँ से कहाँ तक की बात कर रहा है ये? 10 to 40 के बीच सभी अभाज्य संख्या। तो अभी हमने निकाला, 10 के बाद चेक कर लेते हैं। तो 10 के बाद जो हमारे पास पहला अभाज्य संख्या था वो कौन सा आता है? वो पहला हमारे पास, वो हमारे पास आता है 11। कौन सा है? 11, वो 11 हो गया। ठीक है, फिर अगला हमारे पास कौन सा आ गया? 13 आ गया। मैं पहले नंबर लिख लेता हूँ या साथ में चलो ऐड कर लेते हैं। 15 तो होता नहीं, 16 भी नहीं होता है, 17 होता है, 18 नहीं होता है, 19 भी होता है, 21 नहीं होता है, 22 भी नहीं होता, 23 भी होता है, 24 नहीं होता, 25 भी नहीं होता, 26 भी नहीं होता, 27 भी नहीं होता है, 28 भी नहीं होता, 29 होता है। ठीक है, इसके बाद कौन सा आएगा? इसके बाद हमारे पास 31 आ जाएगा, 32 नहीं, 33, 34, 35, 36, 37 होता है, और 38 भी नहीं होता, 39 भी नहीं होता। ठीक है, ये टोटल कितने हो गए? बिटवीन की बात कर रहा था, और जब भी आपसे बात करें बिटवीन, बीच में, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम लोग छोड़ के चलते हैं। हमसे क्या पूछा था कि औसत, औसत के लिए आपको बताया था हमने कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पहले इन सबका सम कर लेते हैं। ठीक है, सम करने के बाद कितने आ रहे हैं इसमें? 11, 13, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 30, और यहाँ पे कितना आ गया? ये भी हमारे पास आ जाएगा 30। 30 प्लस 30 कितना हो गया? 60। 60 प्लस इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ, तो ये भी हमारे पास आ रहे हैं 60 प्लस 60 120, 23 प्लस 37, तो ये कितना आ जाएगा? 60। तो 60 प्लस 60 प्लस 60, तो टोटल जो सम आ रहा है हमारे पास आ रहा है 180 आ रहा है। कितना आ रहा है? टोटल हमारे पास 180 आ गया। अच्छा, टोटल नंबर कितने हैं? टोटल नंबर जो हम लोग ऑब्जर्वर की बात करते हैं, टोटल है कितने? वो तो 1 2 3 4 5 6 7, और हमारे पास 8 हो गया। तो हमारे पास एवरेज क्या आ जाएगा? हमें एवरेज निकालना है। 8 आ गया, हमें क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। तो कितना आ जाएगा? 180/8। चलो इसे काटते हैं। तो जिसको आप डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद आपका आ रहा है ये 2 से कट जाएगा 90, फिर से 2 से काट के इसको है तो 45, और जब फिर 2 से आप काटेंगे तो ये आ जाएगा 22.5 आ जाएगा। ठीक है, 22.5। तो कौन सा आंसर होगा हमारे पास? ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक स्कूल में 76 यानी 76% क्या है? लड़के हैं। तो बॉयज कितने दे रखे हैं? 76%। यदि लड़कियों की संख्या 204 है, कितनी है? 204 है, तो छात्रों की कुल संख्या है, तो आप लोग चेक कर लो। लेट हम मान लेंगे यहाँ पे, जब भी हमने आपको पहले भी क्लास में बता रखा है कि जब भी आपको ऐसे परसेंटेज की बात करें तो हम लोग मान लेंगे टोटल कितने हैं। टोटल हम लोग मान लेंगे 100% है। 100% क्या है? स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, इसमें से बॉयज कितने हैं? कितने इसमें? 76% बोल रहा है।
तो गर्ल्स कितने जाएंगे इसके अंदर, तो कितना जाएगा इसके अंदर, 24% जाएगी। तो वही दे रखा आपको कि 24% की जो वैल्यू दे रखा आपको है, 24% दे रखा है, 204 दे रखा है। आपसे पूछा कितना है, कुल टोटल है कि 100% वैल्यू पूछा है। तो मैं एक काम करूँगा, 24 दोनों साइड डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो डिवाइड बाई 24 इंटू 100, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या 4 से कट रहा है, बिल्कुल 4 से कट रहा है। 4 6 जा 24, 4 5 जा और 4 1 जा, 3 से काटते हैं, 3 2 जा और 3 से काटेंगे कितना आएगा, 17 आएगा। 2 से काटेंगे कितना आएगा, ये 50 आ जाएगा। तो 17 इंटू 50, तो 17 50 850 आ गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं यहाँ पे है कौन सा, 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इनमें से कौन सा विकल्प शेष 3 विकल्पों में से एक से आका जा सकता है, जहां P और Q प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, तो चलिए एक नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ये दोनों कैसे नंबर हैं। ये दोनों जो नंबर हैं हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं हैं, और हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। क्या पी क्यू का गुणनखंड है, तो आंकने की बात कर रहा है ना, कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी बात कर रहा है एक तरह से। तो हाँ, हो सकता है, पी क्यू का बिल्कुल हो सकता है, ये है स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है इसकी। क्या पी 12 का गुणज है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, पॉसिबल है भी और नहीं भी, दोनों में आ सकता है। क्यू 60 का गुणनखंड है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसे हम लोग तो डायरेक्ट ऑप्शन बता नहीं सकते, अभी स्ट्रांग नहीं है। क्या पी क्यू का 156 गुना है, 156 है, तो ये भी हो सकता है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। ठीक है, तो लेकिन स्ट्रांग की बात करें तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास है, ये बिल्कुल मैच कर रहा है, क्योंकि पी क्यू का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो ये हो सकता है यहाँ पे। आए क्वेश्चन नंबर, फिर देखते हैं। नहीं, तरह की अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और भूगोल में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक 80 में से, कितने में से, 80 में से की आवश्यकता क्रमशः 32, 30, 25 एंड 20। मधु ने कुल 240 अंक प्राप्त किए, तो वो कितने विषय में उत्तीर्ण हुई। तो देखते हैं। यार ये तो डेटा हमें लग रहा है पूरा दिया ही नहीं है। ठीक है, तो अंग्रेजी में आपको ये दे रखा है यहाँ पे, आवश्यकता क्रमशः इतना चाहिए पास होने के लिए, न्यूनतम इतना चाहिए। टोटल कितना, 240। तो अगर मैं 80 को मल्टीप्लाई करूँ, मैक्सिमम कितना आ रहा है, न्यूनतम अंक कितना होना, मैक्सिमम तो इसमें 80 में से बात कर रहा है, तो टोटल कितना हो गया, 4। तो 320 आ रहे हैं यहाँ पे। तो इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पूरा डेटा दिया ही नहीं है। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट पूछ रहा है कितना कम से कम चाहिए, तो आपको कुछ और इक्वेशन दिया होता तो हम इसको सॉल्व कर पाते। ठीक है, तो ये भी तो यूपी ट्रिपल एससी का ही क्वेश्चन था, तो उसमें जो आंसर था वही है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, एम और एन पूर्णांक है के रूप में निरूपित किया गया है, तो यह एन, मैं अब आपको क्वेश्चन टोटल बता रहा हूँ, क्वेश्चन एक्चुअली में है क्या यहाँ पे। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एम और एन पूर्णांक है, ठीक है, और एम अपॉन है, यहाँ से ले लेता हूँ मैं, और m अपॉन n के रूप में, यहाँ से के रूप में निरूपित किए जाते हैं, तो यह है, ये नहीं है, इसको हटा देता हूँ मैं। तो यह है, तो m अपॉन n के फॉर्म में क्या हो सकता है, एक परिमेय संख्या होती है, सिंपल सी बात है। ठीक है, एक परिमेय संख्या जो m अपॉन n के फॉर्म में होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जहाँ पे n नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0। ठीक है, अगर ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होनी चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए यहाँ पे। बाकी अब इसमें कोई सा भी नंबर रख लो, कोई दिक्कत नहीं, वो क्या कहलाता है, एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, देखते हैं अगला है। जब एक धनात्मक पूर्णांक p को 2 से विभाजित किया जाता है, तो शेष के मान है। अच्छा, आपको शेषफल की बात पूछ रहा है कि भाई शेष कितना बचेगा यहाँ पे। चलिए, जब एक धन पूर्णांक p को विभाजित 2 से किया जाता है, देखो मैं आपको बताता हूँ, पहले पहले हम लोग एक नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको एक नेचुरल नंबर की बात करूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे जो इसमें इंक्लूड किया गया है, इसे तो नेचुरल नंबर है। इन सारों में इंक्लूड क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो इनके अंदर कौन कौन संख्या है, इसके अंदर हमारे पास कौन सा इवन नंबर भी है, ठीक है, इवन भी है, और ऑड नंबर भी है। ठीक है, और ऑड नंबर, इवन ऑड दोनों क्या है, कॉम्पोजिशन है। ठीक है, अब कह रहा है कि कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है कि वो p से विभाजित कर दिया जाए।
तो अगर ध्यान दो, लेट हमने माना कि ये x के बराबर है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि ये क्या है, x के बराबर है, ऐसा कोई नंबर हमने मान लिया था x के बराबर है, ठीक, x इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक जा रहे हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस x में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो ये 2 1 जा 2 2 जा 4, फिर कितना होगा 6, फिर कितना होगा यहाँ पे 8 10, ऐसे बढ़ते बढ़ते आगे तक चला जाएगा। तो अब ये कैसा नंबर रहा, अगर आपने उस नंबर में जो आपने माना हुआ है उस x में अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो वो इवन नंबर हो गया। कैसा नंबर हो गया, ये इवन नंबर हो गया। अब अगर आप इस इवन नंबर में 2 से डिवाइड करोगे, ठीक, अगर आप इसमें 2 से डिवाइड करोगे तो आपको जो रिमाइंडर मिलेगा, कितना मिलेगा रिमाइंडर आपको, वो मिलने वाला है 0। इसमें रिमाइंडर आप 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना 0 मिलेगा, यहाँ भी 0 है, 0 मिलेगा। लेकिन अगर उसी में से, अब जो हमने नंबर यहाँ माना हुआ है, अब इसको मुझे ऑड करना है, क्योंकि हमने यही बोला ना कि किसी भी नंबर में क्या होता है, इवन होता है। देखो ये 2 4 6 8 10, ये जो कंपोजिशन यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर मुझे इसको ऑड मानना है, तो ऑड मानने का मतलब कितना होगा, 1 3 5 7 9 11, ये सारे फिर ऑड नंबर है। अगर आप किसी भी ऑड नंबर में से 2 को डिवाइड करोगे, मान लो 3/2 करोगे, आपको रिमाइंडर कितना मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 और 1, क्योंकि किसी भी नेचुरल नंबर में इवन और ऑड का कॉम्पोजिशन होता है। अगर आप इवन वाले को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा, और ऑड वाले से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, 0, 1 यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बात ये। अगला चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया अभाज्य संख्या क्या होती है, जो क्या हो, खुद से कटे, ठीक है, इटसेल्फ, और किससे कटे, ये कटे 1 से, ठीक है। 48 के तो बहुत सारे फैक्टर हैं, 16 × 3 कर सकते हो, ठीक है, 8 × 6 कर सकते हो, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर, तो ये अभाज्य नहीं है। ये क्या हो गया, 13 × 3 हो गया, 13 3 या 39 हो गया, 65। तो ये भी होता है, किसका होता है, 13 × 5 हो गया, 13 × 5 = 65। 71, तो 71 तो एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये किसी नहीं कटता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिसका भी फैक्टर बन गया फिर तो अभाज्य संख्या रहा ही नहीं। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि किसी पूर्णांक x के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो मैंने अभी आपको ऊपर अगर ध्यान से देखिए, मैंने आपको समझाया था, अगर मैं आपको ध्यान से देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, यहाँ देखिए मैंने आपको अभी भी बताया कि अगर इस x में आपने जो x नंबर माना हुआ है, इसको अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा, 2x हो गया, फिर 2 4 6 8, और ये तो ये यानी कि 2x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इवन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इवन नंबर कर रहा है। अब हमसे पूछा क्या यहाँ पे है, तो इस क्वेश्चन कर रहा है कि किसी पूर्णांक x के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो उसी अगर सम में जो आपने 2x माना हुआ था, अगर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इवन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें अगर मैं यहाँ पे 1 ऐड कर दूं, 2x + 1 कर दूं, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। किसको करेगा, ऑड नंबर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ठीक है, तो 9 के कौन सा ऑप्शन हो गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 2x + 1 हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तरह की पहली 35 समप्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में दहाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, हमसे कह रहा है कि अगर हम लोग 35 सम संख्याएं ले लें, ठीक है, तो सम संख्याएं होती क्या, पहले उसके बारे में बताइए आप लोग, सम संख्याएं क्या होती है। सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से क्या हो, डिविजिबल हो, जो 2 से कट जाएं। ठीक है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारे पास कौन सी, नेचुरल नंबर की बात करें तो 2 हो जाएगा हमारे पास, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारे पास हो जाएगा 2, फिर 4, फिर 6 8 10, फिर डैश 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 बीच में 20 आएगा, फिर डैश 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 30 आएगा, फिर डैश डैश 40 आएगा, ऐसे करते करते हमारे पास 70 आ जाएगा। अब मैंने ये बीच में नंबर क्यों नहीं लिखा, ये क्यों लिखा मैं आपको समझाता हूँ, ये मैंने ऐसा क्यों लिखा यहाँ पे 20 30 40 क्यों लिखा, क्योंकि हमसे पूछा है कि दहाई के अंक में, ठीक है, पे कौन सा अंक होगा। तो अगर आप सिंपल सा बताओ, अगर आप 10 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आपको क्या मिल जा रहा है, 200 मिल जा रहा है। अगर आपने इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैं सिंपल से आपको मल्टीप्लीकेशन बता रहा हूँ कि गुणनफल मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहा है, तो कितना आ जाएगा, 3 2 6, यानी कि 6,000 के आसपास हो जाएगा। तो आपको दहाई पे कौन सा अंक मिल रहा है, पे 0 मिल रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, डी से हो जाएगा। ये सही हो गया आपका। अगला देखते हैं, यहाँ पे है, कह रहा है कि दो अभाज्य युग्म संख्याओं
ए बी और ए प्लस बी के लिए ए और बी क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा error, मैं इसको सही कर देता हूँ यहाँ पे हूँ। कह रहा है कि दो अभाज्य युग्म संख्याओं ए माइनस बी यहाँ पे। ठीक है, ये आपका दे रखा है ए माइनस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी के लिए ए और बी क्या है। ठीक है, तो ए और बी क्या हो सकते हैं आप खुद बताइए। देखिए युग्म संख्या है, दो अभाज्य युग्म संख्या है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि जो दो प्राइम नंबर आसपास के नंबर होते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि जो जो सबसे पास पास वाले प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, तो ये हो जाएंगे आपके 3,5। ठीक है, और कौन से प्राइम नंबर जो पास पास के होते हैं, ये हमारे पास होते हैं 5,7। और कौन सा होता है 7, 11 तो नहीं होगा, हाँ 11 और 13 हो सकता है। और कौन से हो सकते हैं आपके पास है, तो और जो हमारे पास हो सकते हैं वो 17,19 हो सकता है। और कौन से होते हैं हमारे पास, 21 तो नहीं होता, 23, 19, 23 भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर मैं बोला कि यदि दो अभाज्य युग्म संख्याओं a माइनस बी और a प्लस बी के लिए है, तो ये और भी क्या है, अभाज्य संख्या, युग्म अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और एक सम संख्या। तो जब भी दो अभाज्य संख्याओं का युग्म निकल के आता है, तो सब हमेशा क्या आता है, एक अभाज्य संख्या ही होता है। ठीक है, तो अगर आप इसको निकालना चाहो तो ऐसे निकाल भी सकते हो। ठीक है, तो ऐसा मान लो कि a माइनस बी, हम लोग ऐसे इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं कि दो इक्वेशन हमारे पास है। ठीक है, और इसको मैं a माइनस बी इक्वल टू 3 कर लेता हूँ। इसको मैं किसी एक को लेकर रिप्रेजेंट करना पे हूँ, और एक प्लस बी को हम लोग 5 मान लें। सॉल्व करिए इसको, तो सॉल्व करेंगे तो ये 2a इक्वल टू 8 आ जाएगा। 2 इक्वल टू कितना हो गया, 8 आ गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 4 आ गई। अच्छा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, तो अगर a आपके पास 4 है तो b आपका 1 आ गया। क्या यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, तो अब ये 4 1 कैसे हमारे पास एक सअभाज्य संख्या है यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अगला देखते हैं यहाँ पे 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। अभी मैंने आपको बताया। तो अच्छा देखो, इसको निकालने का तरीका होता है। ठीक है, कि इसमें से एक कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये एक तरीका होता है कि हम लोग एक अभाज्य संख्या निकालते कैसे हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश करूं, तो पहला अगर क्वेश्चन बोलूं 281 है कि नहीं, चलो चेक कर लेते हैं। तो 281 के लिए क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो 281 के आसपास कोई ऐसा स्क्वायर नंबर है, तो आप कहोगे बिल्कुल सर 289। अच्छा, 289 किसका स्क्वायर होता है, तो 289 17 का स्क्वायर होता है। किसका होता है, 17 का स्क्वायर होता है। अगर आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 17 17 289 होता है। तो अगर मैं इसको अंडर रूट करूँ तो कितना आएगा, ये 17 आएगा। अब 17 के पीछे जितने भी प्राइम नंबर उन सबको मैं लिख लूंगा। कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं 17 से पहले, 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होता, 11, 13, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा। ठीक है, 17 को चेक करने की जरूरत नहीं यहाँ पे। तो 2, 3, 5, 7, 11 और 13 हमारे पास क्या आ गए, प्राइम नंबर आ गए यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इन सब से डिवाइड करके चेक करूंगा। अगर ये डिविजिबल हो जाता है, अगर इससे कट जाता है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, एक अभाज्य संख्या हो जाएगा, एक अभाज्य संख्या नहीं रह जाएगा। ठीक है, चलो चेक करते हैं यहाँ पे। तो आप 2891 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, इसका डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जो हमारे पास जो यूनिट प्लेस पे इवन नंबर होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, या तो इवन नंबर हो या फिर जीरो हो। ठीक है, इससे 2 4 6 इस टाइप का हो। ठीक है, या लास्ट में फिर जीरो हो, तो टू से डिविजिबल हो जाएगा। वन कैसा है, तो वन तो एक ऑड नंबर, तो टू से नहीं हटे कटेगा, तो पहला वाला तो खत्म हो गया टू से। मैं इसको सही से लिखता हूँ। ठीक है, मैं इसके सामने ही लिखता हूँ, 2, 3, 5, 7, 11 और 13। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे। तो मैं चेक कर लेता हूँ, क्या टू से कटेगा, नहीं। क्या थ्री से, थ्री का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, कि सबका सम ऑफ ऑल नंबर क्या आना चाहिए, थ्री से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो 8 + 2 कितना होगा, 10, 10 + 11 नहीं है, बिल्कुल नहीं। 5 के डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जो यूनिट प्लेस पे या तो 5 हो या तो जीरो, तो 5 और जीरो कोई सा भी नहीं है, तो 5 से कट गया। 7 का मैं डायरेक्ट चेक करता हूँ, इसका डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, तो 281 को अगर मैं डिवाइड करूंगा, तो ये 7 4
28 1, ये भी नहीं होगा। 11 का डेल्टा रूल क्या होता है कि जो इवन और प्लेस को सम करके चेक कर लो, उनको माइनस करने के बाद या तो 0 आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। उसमें से भी नहीं आ रहा, तो ये भी खत्म हो गया। 13 चेक कर लेते हैं, 13 टू जा 26, 26 और 21, ये भी नहीं। तो ये तो हमारे पास एक अभाज्य संख्या मिल गया। 401 के लिए चेक कर लेते हैं, 401 के आसपास कोई नंबर है यहाँ पे। तो 401 के आसपास कौन सा नंबर हमारे पास है, तो 409 है, सॉरी 409 है। तो 409 के आसपास हमारे पास ये या तो 20 के स्क्वायर के पास होगा, या 21 के स्क्वायर के पास होगा। 20 के स्क्वायर वही 400 होता है, और ये कितना 441 होता है। तो इसके पहले सारे प्राइम नंबर 13 तक हमने लिख ही लिया था। इसके बाद कौन सा आता है 17, और कौन सा आता है हमारे पास है 17, और ये 19 आ जाएगा। एक मिनट में लिख देता हूँ यहाँ पे, 2 3 5 7 11 13 17 और 19, इससे सारे छोटे प्राइम नंबर लिखा है। 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से 9 4 13 नहीं है, 5 से भी नहीं है, 7 से चेक कर लेता हूँ, सो 35 और 5 आ जाएगा, नहीं है। 11 से नहीं है, 13 से 13 से भी नहीं है, 17 से मैं टेबल पढ़ रहा हूँ, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारे पास 34, तो हमारे पास 69 नहीं है। 19 से भी नहीं है, तो ये भी नहीं है। 541, तो 541 के आसपास कोई नंबर है, तो 541 जो हमारे पास है ये 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 होता है, और ये हमारे पास 24 के स्क्वायर के बीच का आता है 576, ठीक है। तो उसके पहले चेक कर लेता हूँ मैं, फिर से दोबारा एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। क्या है 2 से डिविजुअल है, तो 2 से डिविजुअल नहीं है। क्या है 3 से डिविजुअल है, तो 5 + 1 9, 9 + 1 10। 2 से भी नहीं है, 3 से भी नहीं है, और 5 से नहीं है, 7 से नहीं है, 8 9, 9 से 9 नहीं, सॉरी 9 नहीं है। तो अगला हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 13, 13 से 13 से भी 11 से भी नहीं है, 13 से भी नहीं है, और 13 के बाद हमारे पास कौन सा आएगा 17 से नहीं है, 19 से 19 चेक कर लेता हूँ मैं एक बार, तो 541 डिवाइड बाई 19, 19 से भी नहीं है, ठीक है। और 23 तो चेक करना ही नहीं है, मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ, ऐसा है ही नहीं उसका, ठीक है। तो ये नहीं है, चलो ये वाला चेक कर लेते हैं। 2 से नहीं है, 3 से भी नहीं होगा, तो बचा ऑप्शन तो ये है ना, डी हो जाएगा। अब चेक क्या करना, ऑप्शन तो ये होगा डी हमारे पास। अगर आप चेक कर लेना यही आंसर आएगा इसका। मुझे लगता है ऊपर मैंने कहीं गलती से अगर 9 लिख दिया है, तो आप लोग थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ठीक है। वो जल्दी जल्दी फ्लो में हो गया होगा, अगर लिखा है तब की बात कर रहा हूँ मैं। अगली बार चेक कर लेता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 13। तो 565641351 में इकाई अंक होगा। इकाई अंक चेक करने का आसान तरीका है, लास्ट वाले सारे नंबर लिखो, मल्टीप्लाई कर लो 517 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 35 आने वाला, 5 कहीं पे भी इसको ये डी ऑप्शन हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलो तो ये तो नॉर्मल है, मैं इसका आंसर बता देता हूँ, ठीक है। आप लोग बिल्कुल, ये इसके लिए कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, इसको आपको डायरेक्टली ही करना पड़ेगा। तो 7 इसको नॉर्मली जो करते हैं ऐसे करके 75382 डिवाइड बाई 33। तो जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे तो मैं आपको आंसर बता दूँ, इसका आंसर आने वाला है डी ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 10 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप घर पे ट्राई कर लीजिएगा एक बार। ठीक ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं की जा सकती। देखिए 3 का अभी मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताया कि सम ऑफ, अगर आप ऑल नंबर करेंगे, सारे नंबर का अगर आप सम करेंगे, ठीक है, सम ऑफ ऑल नंबर करेंगे, तो उनका जो सम आता है ना, अगर वो सम आने के बाद अगर वो 3 से डिविजिबल है, तो वो डिविजिबल है। अगर सम जो भी नंबर आ रहा है अगर 3 से डिविजिबल नहीं है, तो फिर वो डिविजिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इन सबका सम करके चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। आइए सबका चेक कर लेते हैं, और मैं एक आसान तरीका भी आपको बता दूंगा ट्रिक करके, ठीक है, जो शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में हो सकता है। तो ये 1 + 8 + 7 + 2 + 5 + 1 + 5 + 1 + 6 चेक कर लीजिए। तो इनका अगर आप सम करोगे तो 1 + 8 9, 9 + 7 हमारे पास कितना आ जाएगा
9+1 अगर आप करोगे यहाँ पे तो सॉरी 8+1 9, 9+2 11, 11 और 11 22, 22+8 तो 30 आ गया। 30 डिविजिबल है क्या 3 से? बिल्कुल है। क्या 30 3 से डिविजिबल है? तो बिल्कुल है, ये तो है भाई। अगला चेक कर लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो 9+2 7 2+9 ये भी कट जाएगा, 5+3+8 9 ये भी है, ठीक है। इसका चेक कर लेते हैं, 6+3 9 और ये भी 9, ये 6 ये नहीं है, 9 और ये भी कितना जाएगा, 4+2 9, 2+9 और ये कितना जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ रहा है, ये एक मिनट ऊपर चेक कर लेता हूँ, 6+3 9, 9 3+2 6 ये भी है, सॉरी ये भी है, ये तो है ऊपर वाला है, ये है। डी वाला चेक कर लेता हूँ मैं, 9+9 ये कट गया और ये भी 9 कट गया, 8+3 11 आ गया, तो ये नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो जो हमारे पास ऑप्शन सही हुआ है वो कौन सा हुआ है, डी ऑप्शन सही हुआ। अब इसको सम करेंगे तो आपको चेक हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको तरीका बता रहा था सॉल्व कैसे करना है, मैंने जल्दी से कैसे कर पाया, क्योंकि आप ऐसे एक एक करके ऐड करोगे तो बहुत टाइम लगने वाला है। मैं बता रहा हूँ, देखिए 1, ये 9 की डिविजिबिलिटी रूल से ही चलता है, ठीक है। कह रहा है कि 1872516, अगर मुझे इसको 3 से डिवाइड करना है तो मैं सिंपल से एक काम करूंगा, मैं किसी भी दो नंबर को लेके चेक करूंगा, मैं ऐड वर्ड नहीं करूंगा, मैं चेक करूंगा क्या उसको ऐड करने के बाद 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 7+2 9 आ रहा है, कम हो गया, कोई नंबर नहीं। 8+1 9 है, खत्म हो गया। 5+1 6, 6 भी आना चाहिए, मतलब 3 के टेबल में कोई नंबर आना चाहिए। 6 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, खत्म हो गया। 3 2 जा 6 ये भी कट गया, तो इसमें क्या हो गया, डिविजुअल है, तो इसमें रिमाइंडर 0 आया तो डिविजुअल है। अगला आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है 153, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको, हाँ, यहाँ देखिए 1530729, अगर आपको 3 से डिवाइड करना है, 9 3 3 जा 9 कट गया, 7+2 9, 3 2 जा 3 3 जा 9 ये भी कट गया, 5+1 6 कट गया, 3 1 जा 3 ये भी कट गया, तो रिमाइंडर कितना होता है, 0 बचा। मैं डायरेक्ट किया, मैंने सम नहीं किया। अगर आप सम करने जाओगे तो बहुत टाइम लगने वाला, ठीक है। आप डायरेक्ट करें इसको, जैसे इसमें मैं ये भी चेक कर लेता हूँ, देखो मैंने कैसे चेक किया यहाँ पे 360, बस आपको 3 के टेबल में जो भी नंबर आते हैं उसको बनाने की जरूरत है। और बनाने का मतलब वो या तो 6 अभी आपको चेक करना है, ठीक है, या फिर आपको 9 ही चेक करना है, बस दो नंबर चेक करना है। देखो 3 1 जा 3 कट गया, 3 से भी कट गया, 4+2 बस सिंपल साइड करना है, 3 2 जा 6, 8+1 9, तो ये भी कट गया, रिमाइंडर कितना गया, 0 आ गया। अगर आप लास्ट वाले को चेक करो तो 9 कट गया, 3 भी कट गया, 5+4 9 ये भी कट गया, 7+2 9 ये भी कट गया, लेकिन 8 नहीं कटा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया था। उम्मीद है आपको ये छोटी सी बात समझ में आ गई। आप 9 को भी सेम ऐसे ही चेक करना, अगर 9 का भी डिविजन रूल पूछे कैसे कट करना तो आपको ऐसे ही चेक करना, वो भी ऐसे ही कट होता है। ठीक, आइए 16 देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं? ठीक है, तो यह तो आसान है, ये अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये नहीं है, ये क्या होता है, ये नहीं है, ठीक है। ये टेबल में आता है, आप बताएंगे कमेंट में कि किसके टेबल में 51 आता है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। आइए अगला देखते हैं। 29 एंड 39 के बीच मध्य संख्या के तुरंत पहले में कौन संख्या आती है? वैसे तो अगर आप इसके मध्य की बात कर रहे हैं तो आप निकालते चलो, ठीक है। तो 29 और 39 के बीच बात कर रहे हैं, इसके बीच में कौन कौन संख्या आती है 29 के पहले? 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 एंड 38। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने नंबर आ गए, 9 आ गए। तो 9 वही जो हमारे पास अगर ऑड नंबर होता है तो निकालने का तरीका क्या होता है, अगर आपको मध्य संख्या निकालनी है तो उसमें फॉर्मूला होता है n+1/2th टर्म। तो ये कितना हो जाएगा, 9+1, तो 10 डिवाइड बाई, तो 5th टर्म आ गया। चेक कर लेते 1 2 3 4 5, तो 34 आ गया। लेकिन पूछा गया कि तुरंत पहले, ध्यान देना यहाँ पे लिखा भी है तुरंत पहले, 34 तुरंत पहले कौन सा आता है, 33। तो 17 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा, डी, कौन सा आंसर हमारे पास है, 33 यहाँ पे, ठीक है।
अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहो तब भी निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये नंबर दे रखा आपको है। तो इन दोनों को सम करेंगे, सम करने के बाद आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तब भी आपका 34 ही आने वाला है, ठीक है। 29 में एक और तरीका बताता हूँ आपको, 29 प्लस 39 डिवाइड बाई 2, अगर आप 2 करेंगे तो 29 प्लस 39 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका जाएगा 9 प्लस 9 8 आ जाएगा, 3 प्लस 2 5 प्लस 6 प्लस 1 6, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 34, तो इसके पहले 33 तब भी हमारा आंसर होने जा रहा है। चलिए 17 हो गया। चल अगला बोल रहा है कि 4 अंकों वाला सबसे छोटा नंबर जो 7 से विभाजित हो सकता है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 1000। मैं पहले एक काम करूंगा 1000 की, क्योंकि सारे मुझे ऑप्शन जो दिख रहे हैं 1000 के आसपास के दिख रहे हैं, तो मैं एक काम करूंगा, मैं पहले 1000 को 7 से डिवाइड कर लूंगा। तो 7 1 जा 7, और ये कितना बचेगा हमारे पास, ये हमारे पास बचेगा 3, ये हमारे पास 0 आ गया, 7 2 जा 7 4 जा, सॉरी 7 4 जा, तो ये 28, 2 आ गया, 0 आ गया, 7 2 जा फिर जाए कितने टाइम जाएगा? तो अगर आप इसको करोगे यहाँ पे तो 7 2 जा 40, तो हमारे पास 6 यानी कि 1000 के जस्ट नीचे जो टर्म होगा कौन सा होगा? 984। ये पूरी तरह से किससे कट जाएगा? 7 से कट जाने वाला है। 9, सॉरी 994, 994, ये जो नंबर होगा ना, ये नंबर पूरी तरह से किसकी डिविजन हो जाएगा? 7 से हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो जो दो 3 अंकों की सबसे सबसे बड़ी संख्या वो होगी जो 7 से डिविजिबल, कौन सी हो जाएगी? 994 हो जाएगी। हमसे पूछा क्या है? सबसे छोटा नंबर जो 7 से डिविजिबल है। मैं एक काम करूंगा, इसमें 7 ऐड कर दूंगा। अगर मैं इसको मैं चेक कर लेता हूँ, रीचेक कर लेता हूँ। 9 1 जा 9, 2 से करेंगे तो 9 4 जा फिर 1 करेंगे तो 142, हमें देखो अभी भी कट रहा है, ठीक है। तो मुझे तो ये मिल गया। तो 994 में मैं 7 यहाँ पे ऐड कर दूंगा तो मेरे पास नंबर क्या आने वाला है? 1000 एक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा नंबर ही तो पूछा था, तो हम बड़े नंबर पे क्यों जाए, इसको हमें चेक ही नहीं करना है। तो 4 अंकों का सबसे छोटा नंबर जो 7 से डिविजिबल कौन सा हो जाएगा? 1001 हो जाएगा इसका। जी, अगला देखते हैं। 3 और 200 के बीच 7 द्वारा विभाजित कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी? ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 3 और 200 के बीच की बात कर रहे हैं, यानी कि हमें 3 और 200 को कंसीडर नहीं करना। अब चेक करना पड़ेगा भाई, 3 और 200 के बीच द्वारा विभाजित कितनी संख्या है। तो ये हमें पता है कि जो पहला नंबर वो 7 ही आने वाला है, अगला नंबर 14 आ जाएगा, ऐसे ऐसे करते करते कहाँ तक जाना हमें? 200 तक जाना है। लेकिन क्या 200 7 से डिविजिबल है? क्या 200 7 से डिविजिबल है? तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। 7 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा भाई, चेक कर लूंगा। 200 को मैं 7 से डिवाइड कर लूंगा, मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ 7 से। तो 7 दूना 14, और ये 60 आ गया, 7 बड़ा 56, तो 4 रिमाइंडर आया, तो जो भी नंबर आएगा 200 में से मैं माइनस करूंगा तो 196 आ रहा है। यानी कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म क्या आ गया? 7 आ गया, हमारे पास जो लास्ट टर्म कौन सा आ गया? 196 है। आपको पेपर के अंदर भी चेक करना पड़ेगा ऐसे ही, ठीक है। तो 7 14 ऐसे कर करके हमारे पास जो लास्ट हमारा मतलब कौन सा रहा? 196 आ रहा है। तो कह रहा है कि द्वारा विभाज्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो हमें n निकालना है। तो ये हमको पता है फॉर्मूला, एपी में आपने पढ़ा होगा, एल इक्वल टू एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन इंटू डी। तो एल क्या है हमारे पास? लास्ट टर्म, इसको हम बोलेंगे लास्ट टर्म, एल बोलते हैं। ए क्या हमारे पास है? फर्स्ट टर्म है, जो हमारे पास ए हमारे पास फर्स्ट टर्म। डी क्या है? दोनों गैप। तो आपको पता है जब 7 का टेबल पढ़ रहे हैं तो 7 ही आने वाला गैप है। हमसे एन के बारे में पूछ रहा है, तो 196 7 प्लस एन माइनस वन इंटू 7, मैं 7 कॉमन लूंगा तो 7 से काट दूंगा इसको, तो कितना आने वाला है? ये 7 2 जा 14, और ये 5 8 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? तो आपने 7 से इसको काट रखा है, तो इसको मैं कर लेता हूँ सही से। तो 1 प्लस एन माइनस वन, 1 से 1 कर लिया, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 20। एन की वैल्यू कितनी है? 20, तो ऑप्शन नंबर बी से जाएगा। तो 19 का कौन सा हो गया? बी से होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। मैं एपी में अभी चलो एक दो क्वेश्चन और रहेगा तो मैं आपको और समझा दूंगा, और भी जो क्वेश्चन आते हैं अभी इसके अंदर और क्वेश्चन हैं एपी के, ठीक है। तो 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य है?
ठीक है। तो तीन अंकों की टोटल कितनी संख्या है, 17 से विभाज्य है, तो जो सबसे छोटी संख्या है, तो आप 17 के जब टेबल पढ़ेंगे तो आपको कौन सी सबसे छोटी संख्या मिलती है, 102। एक मिनट, हाँ, तीन अंकों की जो सबसे छोटी संख्या वो कौन सी मिलती है आपको, है वो मिलती है 102। 102 मिलने वाला आपको, 102 मिलेगा। ऐसे ही अब इसमें 17 ऐड करते चले जाओ तो 9 मिल जाएगा, टेबल पढ़ते चलिए आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो तीन अंकों में कितनी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी, तो शायद हमने ऊपर भी चेक भी किया है, ठीक है। शायद हम लोगों ने ऊपर नहीं 7 का चेक किया, सॉरी। तो वही है, हम लोग फिर से वही 1000 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। तो जब 1000 से आप डिवाइड करोगे 17 को, तो 17 8 17 17 85 85, ये कितना आ गया, ये 15 आ गया। तो अगर आप 15 17 का टेबल पढ़ेंगे तो 136 यहाँ पे आ जाएगा। तो 136 को जब आप 150 से माइनस करोगे कितना आने वाला है, ये 14 आने वाला है, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 8 टाइम जाएगा, तो ये 14 आ जाएगा। तो ये नहीं, 14 हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है, तो मैं उतना माइनस कर दूंगा, तो 1000 माइनस 14, तो 984 आ गया। कितना आ गया, 984 आ जाएगा यहाँ पे, 1000, ठीक है। तो सॉरी 986 आ रहा है, सॉरी 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 सॉरी, 986 आएगा, ठीक है, 986 आ गया यहाँ पे। तो यानी कि हमारे पास जो लास्ट टर्म क्या मिल गया हमारे पास, 986 मिल गया यहाँ पे, 986, 986 में हमसे पूछा क्या है कि तीन अंकों की कितनी संख्या है, यानी कि हमें दोबारा क्या निकालना है, वही n निकालना है, ठीक है। तो वही है तरीका, तो अपने पास वही है, 986 और फर्स्ट टर्म 102 हो गया हमारे पास, ये तो लास्ट टर्म हो गया, मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला बताया था ना, लास्ट टर्म भी आपका वही है। ये हमारे पास पहला टर्म आ गया, a आ गया, ठीक है। फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, रुकिए दोबारा से, फॉर्मूला क्या होता है इसके अंदर, वैसे तो मैंने ऊपर लिखा है, मैं फिर से लिख देता हूँ, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू। एल की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 986, 102, एन माइनस वन, और डी कितना हमारे पास है, 17 आ गया। तो 17 छक्का 102, और इसको 17 से काटेंगे तो 986 डिवाइड बाई 17, तो इसको जब मैं काट रहा हूँ तो मेरे पास आ रहा है 58 आ रहा है। तो 58 प्लस 6 प्लस एन माइनस वन, एन इक्वल टू कितना हो गया, 58 माइनस 5, तो 53 मेरा आंसर आ गया। तो सी ऑप्शन सही रहेगा। तो 20 कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारे पास, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए एपी का भी क्वेश्चंस वगैरह इसमें आते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका प्रैक्टिस करते रहिएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके अंदर है। 20 हो गया, चलिए। कह रहा है कि किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 44 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। अच्छा देखिए, संख्या जो मैं बनता, जो हमारे पास लेट, जो हमारे पास नंबर आता, जो भी आता, ठीक है, तो वो कह रहा है कि 52 के प्लस 44 के फॉर्म में होने वाला है। बात तो यही है ना, अगर आप 52 को इतने टाइम लेके जाते, अगर आपके पास रिमाइंडर नहीं बचता, फिर तो जीरो होता है, उतनी बार वो कट जाता है जो भी हमारे पास नंबर आता है, ठीक है। हमारे पास हमने माना नंबर एक्स है, तो अगर मैं बोलता कि अगर रिमाइंडर नहीं आता तो भाई यही मिल जाता। अच्छा, सबसे जो छोटा नंबर कौन सा हो सकता है, अगर मैं यहाँ पे k इक्वल टू 1 पुट कर दूं, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे k इक्वल टू 1 पुट कर दूं, जो छोटा नंबर हमारे पास क्या आने वाला है, 52 प्लस 42, तो कितना आएगा ये 6 और ये 9, 96 आ गया हमारे पास। ये सबसे छोटा नंबर है जिसको हम लोग, यानी कि ये नंबर को अगर हम लोग 52 से डिवाइड करेंगे तो 44, यानी 44 तो रिमाइंडर आने ही वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। करें कि यदि उस संख्या को 13 से भागें, चलो इसी को भाग दे देते हैं हम लोग, 96 हमने माना कि नंबर हमारे पास कौन सा है, 96 ही है। तो अगर इसी संख्या को अगर हम लोग 13 से भाग करें, तो 13 सत 91, 91, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसमें k इक्वल टू 2 भी पुट करके चेक कर सकते हैं, 3 भी पुट करके चेक कर सकते हैं, आंसर आपका वही आने वाला है, यानी रिमाइंडर कितना आएगा, 5 ही आएगा। चलिए, 100 के बराबर या उससे कम उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है जो 3 के गुणज है। 100 के बराबर या उससे कम, देखिए दोबारा से हमारे पास वही क्वेश्चन आ गया
ठीक है, जो हमने बात की थी एपी की तो बात कर रहा है कि 3 का गुणज, यानी कि तीन तीन का गुणज हमारे पास क्या क्या है, 3 का गुणज हमारे पास क्या क्या है, 3 6 9 12। तो सबसे लास्ट टर्म कौन सा होगा, 99 होगा। 100 तो कटता नहीं है, 99 सबको पता है, जो 3 से क्या है यहाँ पे है, डिविजिबल है। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है कि भाई उन सभी नंबर्स का सम बता दो। तो वैसे नंबर पहले निकाल दो ना, टोटल नंबर है कितने। ठीक है, तो अगर मैं ओरली बताऊं तो आपको पता ही है, 3 के टेबल में 3 10 या 30 टाइम आएगा, फिर 60 में 20 आएगा, फिर 90 में 30 आएगा, फिर 93 96 99 3 33 आएगा। मैं फिर भी निकालता हूँ। फॉर्मूला हमारे पास सेम वही है, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वही 33 आने वाला है। ठीक है, तो ये 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो 3 है। 3 से 3 मैं काट देता हूँ सारा, तो 33 1 प्लस एन माइनस वन, एन इक्वल टू देखो अभी भी 33 आएगा। मैंने बोला था आपको 33 ही आएगा। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा भाई इसका सम बता दो सबका। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस एल होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 33/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 3 प्लस 99, 102 आएगा। 102 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो 33/2, 102 यहाँ पे आ जाएगा, 2 से काट दो तो 51, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 1683 आ रहा है, 168। वैसे आपको मैं आपको बताऊँ, मैं डायरेक्टली क्यों कर लिया यहाँ पे, इसलिए कर लिया क्योंकि मैंने यूनिट प्लेस देखा, ये मैथ का तरीका होता है निकालने का। अगर आप 33 को 51 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 1 जा 3, मल्टी जो फर्स्ट टर्म को चेक कर लो, यूनिट प्लेस को, 3 1 जा 3। ऑप्शन में पहले ऑप्शन के अलावा कहीं 3 था ही नहीं, इसलिए मैंने बिना देखे बोल दिया फर्स्ट ऑप्शन सही यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन कौन सा आ गया, 1683। चलो 23 देखते हैं। कह रहा है कि एक संख्या को 391 से 391 से भाग देने पर शेष 58 बचता है, उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेष क्या आएगा। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, ये आपको घर पे करना है। जो मैंने भी तरीका बताया है आपको, वही कि आपको x मानना है। 391 से भाग देने पर ये टाइम मान लो जा रहा है, शेष हमारा 58 बच रहा है। अब अगर इसी संख्या को, जो हमारे पास संख्या इसी को 17 से भाग करके कितना आएगा, तो आपको ये बताना रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ 23 का। 23 का डी ऑप्शन 7 आ रहा है, आपको घर पे निकालना रहेगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन ऊपर वाले का है। चलिए, 9 एवं 63 के बीच कितनी संख्याएं जो 9 से पूर्णतः भाज्य है, परंतु 3 से भाज्य नहीं है। यार ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं भाई। कि जो 3 से पूर्णतः भाज्य हो, पहले तो हम लोग यही चेक करते हैं ना कि भाई 3 से भाज्य है कि नहीं है। जब कोई 3 से भाज्य होगा तभी तो 9 पे जाएगा, और जो पहले 9 से ही पूरी तरह भाज्य है, जो कट रहा है पूरी तरह से, वो 3 से तो होगा ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा तो कोई नंबर है नहीं। अगर आपके समझ में कोई नंबर आए तो मुझे बताना, 9 और 63 के बीच में। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन को बोल रहा है 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 3 इक्वल टू 3025 दे रखा है। क्या मैं इसको, अब से हमसे पूछेगा इसका मान बताओ, मैं इसको और सही कर देता हूँ। ये लिखा हुआ है, तो आपको निकालना क्या है, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, 4 + 32 + 108 प्लस 4000। ठीक है, 4000। तो क्या मैं इसमें 4 कॉमन ले सकता हूँ, तो 1 + 8, ये कितना आएगा, ये 4 × 2 = 8 हो गया, और 4 × 7 = 28, 27 आ गया। और इसको मैं लिख सकता हूँ 1000। मैंने अगर 4 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो क्या मैं इसको 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकता है, यहाँ पे हूँ। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से को 1 की पावर 3, 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस डैश डैश 10 की पावर 3 की वैल्यू कितना दे रखा है, 3025 दे रखा है, 3025 दे रखा है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4 × 5 = 20, और 4 × 8 = 10, और 4 × 3 = 12। तो कोई ऑप्शन, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही जगह। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन था। इस टाइप क्वेश्चन आते हैं, लगता है कि बहुत बड़ा तोप है, निकालने में बहुत टाइम लगेगा, इसमें टाइम नहीं लगता ऐसे क्वेश्चन को निकालने में। ठीक है, 25 26 देखते हैं। एक 2 अंकी संख्या के अंकों का योग 8 है। यदि उस संख्या से 36 घटाया जाता है,
तो इस इन इसके अंक एक दूसरे से स्थान बदल लेते हैं, तो वह संख्या क्या है? ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिए, जब भी आपसे दो अंकों की संख्या की बात करें, दो अंकों की संख्या मानने की बात करें, तो हमेशा क्या मानते हैं कि लेट दो अंकों की संख्या क्या होती है? 10a प्लस बी के फॉर्म में। तो हमेशा ये आप टर्म जरूर याद रखिए, हमेशा जब भी आपसे बोले कि 2 अंक की संख्या है, ठीक है, तो दो अंक की संख्या 10a प्लस बी के फॉर्म में होता है। जब आप कभी हम लोग क्लास करेंगे तो उसको मैं खुल के बताऊंगा कैसे आता है ये, लेकिन अभी आप याद रखिए 10a प्लस बी के फॉर्म में होता है। अब क्या बोल रहा है कि अंकों का योग, यानी कि हमें गिवन क्या है? हमें गिवन दे रखा है यहाँ पे कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी यहाँ पे है? 8 है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, हमने ये माना हुआ 10a प्लस बी का हमारे पास नंबर है। ठीक है, कह रहे यदि उस संख्या से 36 घटा जाता है तो इसके अंक एक दूसरे से बदल जाते हैं। तो कह रहा है कि अगर मैं 10a प्लस बी में से 36 घटा दूं तो ये क्या होता है? ये हो जाता है 10b हो जाता है और ये a हो जाता है। यही तो बोल रहे हैं ना कि यदि उस संख्या से, जो हमने संख्या माना हुआ, हमारे पास संख्या कौन सा है? हमारे पास संख्या है 10a प्लस बी के फॉर्म में दे रखा है। तरह इसमें से अगर हम लोग 36 यहाँ पे माइनस कर दे तो ये क्या होता है? a की जगह b आ जाता है और b की जगह a चला जाता है, यानी कि जहाँ पे a था वहां क्या आ गया? b आ गया, देखो यहाँ पे, और जहाँ पे b था वहां क्या आ गया? a आ गया। अब क्या करेंगे? वही पुराना तरीका जो आपने 7 8 में किया हुआ है कि नंबर को एक साइड, कांस्टेंट और वेरिएबल को एक साइड करेंगे यहाँ पे। तो 10a प्लस बी और 10b माइनस a इक्वल टू 36। इसको माइनस करेंगे तो ये 9a आएगा, ये भी 9b आ जाएगा आपके पास, इक्वल टू 36। 9 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, a माइनस बी, a माइनस बी इक्वल टू 36। 9 से काट दीजिए तो 9 4 जाते। a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई? a माइनस बी की वैल्यू आपके पास आ गई 4। इसको बना लेता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बना लेता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैं क्या करूंगा? इक्वेशन और फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करूंगा यहाँ पे। ऐड करने के बाद कितना आएगा इसमें? तो वही है a प्लस बी 8, a माइनस बी 4। चलिए तो कितना आ गया? 2a इक्वल टू 12। a की वैल्यू कितनी आ गई? 6। a की वैल्यू 6 आ गई। और जब आप इसमें 6 रखेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी। तो हमसे पूछा क्या है? तो वह संख्या क्या होगी? सिंपल सी बात, हमने भी संख्या माना था क्या? 10a प्लस बी, तो 60 प्लस 2, तो 62 हमारे पास आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 26 भी हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ऐसे क्वेश्चनों को आपको इतना इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, और जो आप इसको ऐसे क्वेश्चनों को, ये आपको पहली बार बताया जा रहा है तो आपको इतना समझाया जा रहा है, अगली बार ये बिल्कुल शॉर्टकट तुरंत बताया जाएगा आपको कि ऑन द स्पॉट इसका आंसर निकाल, इतना टाइम रहता नहीं है निकालने के लिए। ठीक है, इसलिए आप प्रैक्टिस बार बार करिए। ठीक है, करेंगे। मान लें एक प्राकृतिक संख्या है जो n की पावर 3 को 9 द्वारा विभाजित किया जाता है तो हमें शेष प्राप्त होता है। तो अगर आपने बोल ही दिया कि भाई एक प्राकृतिक संख्या, पहले आपने बोल दिया कि भाई कैसा नंबर है? एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो अगर हम लोग मैं अगर बोलूँ यहाँ पे कि n की पावर 3 जो कह रहा है कि 9 से विभाजित किया जाता है, तो अब एक प्राकृतिक संख्या है, मान ले n, ये n एक प्राकृतिक संख्या है। तो अगर n एक प्राकृतिक संख्या मान रखा है तो हम लोग यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पुट करूँ, तो अगर मैं इसमें चलो 1 1 2 को तो हटा देता हूँ, मैं 3 से पुट करना स्टार्ट करता हूँ। 3 4 5 6 ऐसे कर करके चेक कर लेता हूँ भाई क्या आ रहा है। तो अगर मैं इसमें पुट करूँगा 27/9 आने वाला है, तो जब आप 27/9 करोगे इसको तो रिमाइंडर आपको 0 मिल रहा है, तो कोई मतलब नहीं इसका। ठीक है, चलो अभी कुछ नहीं पता चला हमें। चलो मैं इस बार 4 पुट कर देता हूँ, तो 4 पुट करने के बाद 64/9 आ जाएगा। तो 9 3 जा 9 6 जा 60, 9 7 जा 9 7 जा कितना आएगा? 63। तो रिमाइंडर कितना आएगा इसमें? 1 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अगर आप 5 का करोगे तो 125 आ जाएगा। 125 डिवाइड बाई 9 करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आने वाला है? तो 125 डिवाइड बाई 9, तो 9 1 जा 9 और 3 आ जाएगा, तो 9 3 जा, तो हमारे पास कितना आ रहा है? ये हमारे पास आ रहा है 8 आ रहा है। ठीक है, तो जो हमारे पास अगला रिमाइंडर आ रहा है कितना आ रहा है? ये 8 आ रहा है। ठीक है, ऐसे आप 6 का करोगे तो फिर मेरे ख्याल से 0 आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या बन रहा है? 0 की पावर 3 कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 की पावर 3, ये तो 2 की पावर 3। अगली बार फिर आप जब 216 करोगे शायद 216 पूरी तरह से कट जाता है। तो मैं चेक कर लेता हूँ, 9 2 जा और 3, हाँ वो कट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारे पास नंबर क्या बच रहा है? तो ये एक पूर्ण संख्या है।
एक पूर्ण घन है, ठीक है, ये दो घन के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। जीरो का घन करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है यहाँ पे। कॉन्ट्राडिक्ट इस मामले में हो जाता है यहाँ पे है क्योंकि जीरो का मल्टीप्लिकेशन जीरो यहाँ पे मान्य नहीं होता, ठीक है। आइए देखते हैं। कह रहा है कि हरात्मक श्रेणी का उदाहरण है, तो वही है कि आप इसको एबी में कन्वर्ट करें, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। इसको चेक कर लेता हूँ, वन, इसको मैं चेक कर लेता हूँ, वन, 1/4 का 4 हो जाएगा यहाँ पे, 1/4 का, एक मिनट कहाँ गया भाई अपना एक मिनट, ये हाँ यहाँ पे 1/4/7/10, तो थ्री एपी में कन्वर्ट कर दिया तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। तो उल्टा ऊपर नीचे ऑप्शन हो गया, 1/2 1/4 ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 28 का, ठीक है। आइए अगला चेक करते हैं, यहाँ पे है, कह रहा है कि यदि एपी समांतर श्रेणी का दूसरा पद पांचवा पद आपको दे रखा है, तो ये ठीक है, दूसरा पद आपको कितना है, तो आपको पता है ये सीरीज का फॉर्मूला वही होता है, ये जो मैंने आपको बताया कि a+n-1 इंटू डी, इसमें सही से लिखा, टी एन इक्वल टू a+n-1 इंटू डी, तो वही है। अब आपसे पूछ रहा है दूसरा पद n इक्वल टू 2 पुट कर दो, कितना दे रखा है, 13 दे रखा है, a+2-1 तो डी आ जाएगा। आपसे पांचवा पद की बात कर रहा है तो 25 हो जाएगा, और a+5 कितना आ गया, यानी कि 40, यानी कि जब भी आपसे कोई पद के बारे में बात करे तो आपको n-1 उससे एक छोटा नंबर बस पुट कर देना है। दूसरा पूछा था तो 1 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, पांचवा पूछा था तो 40, यानी कम हो जाता है यहाँ पे। अब हमसे पूछा क्या सातवां पद क्या होगा, भाई पहले ए और डी तो निकाल लो, चेक कर लेता हूँ। इसको फर्स्ट बना लो, इसको सेकंड बना लो। अब क्या करना है, दोनों को माइनस कर देना है। तो अगर आप मैं 2 को फर्स्ट से माइनस कर रहा हूँ, जब मैं 2 को फर्स्ट से माइनस कर रहा हूँ, ये 12 आएगा, ये 0, तो कितना आ गया, 3D आ गया, 4 टाइम पड़ जाएगा, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 4 आ गई। तो हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 4 आ गई। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, अब इसमें पुट कर दीजिए, तो 4 - 3, ए इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 9 आ गया। हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई, 9 है। हमसे सातवां पद पूछा है, P7 कितना होगा, तो वही है कि ए कितना आ गया, 9 प्लस 6 इंटू 4, तो 6 4 जा 24, 24 + 9 33, 14 ठीक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, 33 से हो जाएगा। अगला देखते हैं 29 के बाद 30, क्या कह रहा है, ए और स्वयं को छोड़कर 1 और स्वयं को छोड़कर 2 × 32 × 5 × 72 के कितने गुणनखंड है। मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करता हूँ, इसमें पूछा क्या है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 2, ठीक है। तो के कितने गुणनखंड हो सकते हैं, तो वही फॉर्मूला आपको पता है, P1+1 P2+3, और वही गुणनखंड निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो करना क्या, जो भी पावर है इसमें 1 ऐड कर दो और मल्टीप्लाई के फॉर्म में, डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ, आराम आराम से, 2+1 4+1 2+1, चलिए 6+1 कितना हो जाएगा इसके अंदर, 7 × 3 × 4+1 5, और ये 3 आ गया, ठीक है। तो 3 × 5, तो डी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। तो 6+1 2+1 4+1 2+1, तो अब इसमें भी ऑड का निकालने का अलग होता है, इवन का निकालने का अलग होता है। जब मैं अगली बार क्लास लूंगा तो आपको सारा फॉर्मूला एक ही बार में लिखवा दूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है,
कि एक छात्र परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर देने पर 4 अंक प्राप्त करता है और प्रत्येक गलत उत्तर देने पर उसके 2 अंक कट जाते हैं। ठीक है, वो कुल 40 प्रश्न के उत्तर देता है और 100 यानी 100 अंक प्राप्त करता है। तो उसने कितने गलत प्रश्नों के उत्तर दिए? ठीक है, तो बोल रहा है कि भाई उसने टोटल कितने पहले बात मार्क्स प्राप्त किए, तो उसने प्राप्त किए 100 मार्क्स प्राप्त किए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि वह कुल 40 प्रश्नों का उत्तर देता है। तो 40 प्रश्न में कौन कौन प्रश्न थे? तो उस प्रश्न में गलत उत्तर भी हो सकते हैं, सही उत्तर भी हो सकते हैं और एक गलत उत्तर भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर वो सही करता तो उसको कितने नंबर मिलते हैं? 4 मार्क्स मिल रहे थे। वो गलत कर रहा है तो उसको कितने मार्क्स कट रहे हैं? 2 मार्क्स कट जा रहे हैं। तो उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया, इसके बारे में पूछ रहा है। तो हम लोग मान लेंगे भाई उसने कितने सही क्वेश्चन किए हैं। इसकी जो राइट आंसर है ना, राइट वाले, मैं राइट को आर ही लिखूंगा बस। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ जो राइट जिसमें क्वेश्चन के एक्स किए हैं, तो भाई रॉन्ग वाले कितने होंगे इसके पास? तो 40 माइनस एक्स हो जाएगा, यही तो होगा ना भाई। उसने अगर 40 क्वेश्चन है उसमें से अगर उसने एक्स मान लो उसने 30 क्वेश्चन सही किए हैं, तो 30 माइनस 20 इसका मतलब 20 क्या है? 30 माइनस 40 माइनस 30 तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। तो 10 के कौन से क्वेश्चन हो गए जिसने गलत कर रखा? माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर वो राइट क्वेश्चन करता है, अगर वो, ठीक है, अगर वो अगर वो राइट क्वेश्चन करता, मान लीजिए उसने 40 राइट क्वेश्चन करे, तो कितना नंबर मिलेगा उसको? 4 मार्क्स, 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर वो रॉन्ग क्वेश्चन करता है, कितने क्वेश्चन रॉन्ग? 40 माइनस एक्स करता है, तो उसे क्या मिलने वाले हैं? 2 तो माइनस ही मिलने वाले हैं। तो कितना नंबर मिल रहा है टोटल? कितने उसको प्राप्त हुए? 100 नंबर। यानी कि जितना भी उसने सही किया उसका 4, जितना उसने गलत किया उसमें से -2, यानी मल्टीप्लाई करूंगा तो जो एग्जैक्ट हमारे पास आंसर आ रहा है कितना आ रहा है? वो 100 आ रहा है। ठीक है, अगर वो सारा सही करता है तो उसको कितने मिलते हैं? भाई सिंपल सी बात है, 160 नंबर मिलते हैं। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं उसके नंबर कटे हुए हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 4x माइनस 80 प्लस 2x इक्वल टू 100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा? 6x इक्वल टू 180 कटेगा 3 टाइम, x की वैल्यू कितनी आ गई? 30। ये देखो जो हमने बोला था वही आंसर भी आ गया। तो उसने सही कितने किए हैं? उसने सही किए हैं 30। हमसे पूछा क्या? रॉन्ग, गलत कितने किए हैं? तो रॉन्ग वाले कितने जाएंगे? 40 माइनस 30, तो कितना आ गए? 10 इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 31, 31 हो गया। करा कि एक सभा में 8 व्यक्ति उपस्थित थे। सभा के अंत में सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और सभा के अंत में कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया है? ठीक है, तो इसके लिए मैं सीधे आपको फॉर्मूला बताता हूँ। ठीक है, बार बार 2 3 बार क्वेश्चन आएगा, इसलिए फॉर्मूला होता है n n-1/2 होता है। तो कितने व्यक्ति? 8 व्यक्ति। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 8 × 7/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 × 7, तो 28 आ गया, बी ऑप्शन। ठीक है, तो 8 × 7 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास आंसर आएगा 20। ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। ठीक, हाथ मिलाने का या ऐसे कुछ कुछ, तो इसका फॉर्मूला होता है n-1, n-1/2 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, और फॉर्मूले में लिखवा दूंगा बाद में। ठीक, क्या बोला है कि किसी 2 अंक की संख्या और उसके अंकों को पलट कर लिखने पर बनी संख्या का योगफल सदैव विभाजित होता है। अच्छा ठीक है, करे 2 अंकों की संख्या मैंने अभी बताया कैसे मान दी 2 अंकों की संख्या। तो अभी मैंने आपको बताया 10a प्लस बी के फॉर्म में बोलते हैं, ये हो गया। अब अगर इसको मैं उलट दूं, उलटने के बाद क्या मिलेगा? 10 है, रिवर्स कर, तो ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास एक्चुअल आ गया। ठीक है, जो हमारे पास जो हमने माना हुआ कि लेट, जो हमारे पास नंबर आ गया, ये हमारे पास नंबर होता है कौन से? 2 अंक की संख्या होता है। अब इसका अगर मैं रिवर्स की बात करें, रिवर्स करता हूँ तो क्या मिलेगा? 10, वही बोल रहा है ना, उल्टा लिखने का। तो जहाँ पे ए है वहाँ पे बी लिख दो, जहाँ पे बी है वहाँ पे ए लिख दो, ये रिवर्स वाला नंबर है। ठीक है, ये रिवर्स वाला नंबर है। अब अगर इन दोनों को ऐड करो, ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? यहाँ पे 10a, क्या मिलने वाला आपको है? ये मिलने वाला 10a प्लस बी प्लस 10b प्लस ए। मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ,
तो ऐड करने के बाद क्या मिला यहाँ पे, 11a प्लस 11b, दोनों से कॉमन ले लो, a प्लस बी। अब देखो ध्यान से, a प्लस बी जो हमारे पास नंबर है किसका मल्टीप्लीकेशन है, तो 11 से है। तो यानी कि जब कोई नंबर आप मान रहे हो उसके डिजिट को आप उल्टा कर रहे हो, उनका सम कर रहे हो, तो हमेशा किससे डिवाइड हो जाएगा वो, 11 से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा, 34। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा हमें सही करना पड़ेगा। ठीक है, करेक्ट, एक लड़के को किसी संख्या को, ये 2 नहीं है, यहाँ से यहाँ तक ये नहीं है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 7/8 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 7/8। एक लड़के को किसी संख्या को 7/8 के लिए मल्टीप्लीकेशन के लिए कहा जाता है। ठीक है, 7/8 का मल्टीप्लीकेशन के लिए कहा जाता है कि उस बाई कोई संख्या है, उस संख्या में आपको 7/8 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन उसने क्या कहा, उसने 17, उसने गलती से ना, उसने गलती से जो संख्या दिया था, मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ देता हूँ। एक लड़के को किसी संख्या को 7/8 से गुणा करने के लिए कहा गया था। ठीक है, ये एक्चुअल में कहा गया था, लेकिन उसने क्या कहा, उसने गलती से 17 यानी 17/8 से गुणा कर दिया। और जब अब उसने 17/8 यानी 17/8 से मल्टीप्लाई किया तो उसे 30 ज्यादा मिल गए। ठीक है, तो कह रहा है कि वो संख्या थी, तो अब हमें दिया क्या है, मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, तो एक्चुअल में उसे करना था 7/8 से मल्टीप्लाई, कर किससे दिया उसने, 17/8 से मल्टीप्लाई। तो अब ये जो भाई सिंपल सी बात, अगर ध्यान से तो ऊपर का नंबर दोनों का डिनोमिनेटर यानी सेम है, यहाँ पे हर सेम है, और दोनों के एन से न्यूमिनेटर की वैल्यू क्या ज्यादा है, तो जब सिंपल सी बात, जब ज्यादा है तो नंबर भी ज्यादा होगा। तो वही करा, इन दोनों का जो डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, तो उन दोनों का 17/8x माइनस 7/8x, तो ये 30 आ रहा है। अपॉन में कितना 8 आ गया, 17x माइनस 7x इक्वल टू 30। सॉल्व करेंगे कितना आएगा ये, 10x, ये 240 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गया। तो संख्या कौन सी है, 24। चलिए, करे एक कूलर में, ठीक है, करे कि एक कूलर 5 किस्तों में बेचा गया है, हर किस्त पूर्ववर्ती किस्त में दोगुनी है। ठीक है, तो यदि पहली किस्त 300 की है तो कूलर की कीमत क्या होगी, तो 5 किस्तों में भाई अपना दे रहा है कूलर का दाम। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। तो अगर वो पहली किस्त में कितना दे रहा है, फर्स्ट में कितना दे रहा है वो, 300, तो सेकंड वाले में कितना देगा, इसका दोगुना, 600 देगा। थर्ड वाले में क्या बोल रहा है, इसका दोगुना, तो 1200। फोर्थ वाले में कितना दे रहा है, 12 दूना 2400। और फिफ्थ वाले में 5 किस्त में कितना दे रहा है, 24 दूना 48। अब इनको सम करोगे तो 9300। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। यदि 10 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाते हैं, मैंने अभी आपको समझाया इसके बारे में। फॉर्मूला वही है, n(n-1) अपॉन 2 के फॉर्म में करना आपको। ठीक है, तो कितने मित्र हैं, 10 हैं, 10 में से 1 कर देंगे, डिवाइड बाई 2, तो 5 होगा, कितना आएगा पे, 45 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर को ये मैच कर रहा है इसमें, ये मैच कर रहा है। 36 हो गया है, 37 देखते हैं। 1500 कर्मचारियों वाले एक फॉर्म में 300 को वेतन वृद्धि मिली, 100 को पदोन्नति, अच्छा, 100 की 300 का क्या हो गया, 100 का भाई तो पेमेंट ही बढ़ गया। ठीक है, और 100 को मतलब उनके पद से ऊपर भेज दिया गया है, तथा 50 को दोनों लाभ मिला। तो कितने कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं मिला है। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं भाई कि 300 कौन से लोग हैं इस 1500 में से, ये 300 वो लोग हैं जिनको क्या मिला है, वृद्धि हुई, इनकी इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, एक 1.1 ये कहाँ गया, यहाँ पे आ गया।
तो मैं पूछूं भाई इंक्रीमेंट कितने लोगों को मिला है? इंक्रीमेंट कितने लोग 300 लोगों को मिल रहा है। ठीक। और प्रमोशन कितने लोगों को मिल रहा है यहाँ पे? तो प्रमोशन 100 लोगों को मिल रहा है। और 50 लोग ऐसे हैं जो इंक्रीमेंट प्लस प्रमोशन दोनों लेके बैठे हैं, दोनों का लाभ ले रहे हैं, इंक्रीमेंट प्लस प्रमोशन। कितने लोग हैं इसमें? 50 लोग हैं। तो कह रहा है कि ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो कोई सा भी लाभ नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो वैसे तो ये आपने यूनियन वगैरह अगर पढ़ा होगा मैथ में, उसी का फॉर्मूला यहाँ पे है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ये समझाना चाहूँ इस टाइप से, बॉक्स को मान लो 1500 इसके अंदर लोग हैं, उस 1500 में 300 लोग कौन से हैं? 300 वो लोग हैं जिनको क्या मिला है? वेतन में वृद्धि मिली है। और क्या कर रहे हैं यहाँ पे है, 100 लोगों को प्रमोशन मिल रहा है। और ये जो बीच वाला है ना 50, ये क्या है? ये वो लोग हैं जिनको प्रमोशन और इंक्रीमेंट दोनों साथ में मिला है। तो अगर मैं इसको निकालना चाहूँ कि अगर इसका क्या बोलते हैं, इसको मैं ए और बी मान लेता हूँ, तो एन यूनियन निकालते हैं इसका है, एन ए यूनियन बी के फॉर्म में निकालते हैं। तो 300 प्लस, तो एक 300 हो गया हमारे पास, एक 100 का हो गया, एक 50। फॉर्मूला होता है ना, एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के फॉर्म में होता है। तो ये 350 हो गया। तो 350 हमारे पास आगे हमसे पूछा कोई कितने कर्मचारी कोई लाभ नहीं ले रहे, तो भाई कितने लोग हैं? ऐसे तो 350 दोनों लोग में आ गया। ठीक है, तो मैं निकाल लेता हूँ आंसर हमारे पास, ये हो जाएगा 1500 माइनस 350। वैसे कितने लोग आ जाएंगे? जीरो, ये 5, 1150। सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग सही समझिएगा। मैं फिर समझाता हूँ। बोल रहा है इंक्रीमेंट 300, पी को प्रमोशन मिला है, इंक्रीमेंट 50 दोनों को मिला है। तो मैंने क्या किया, ये टेबल बनाया, टोटल कितने लोग हैं मैंने बॉक्स में दिखाया, 1500 लोग टोटल है। 300 वो लोग हैं जिनको बस इंक्रीमेंट मिला है, 100 वो लोग इनको प्रमोशन मिला है, 50 वो है जो इंक्रीमेंट प्रमोशन दोनों लेके बैठे हुए हैं। तो ये फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी के फॉर्म में। तो ये टोटल मिल के निकल गए जो दोनों के लाभ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हमें निकालना था कितने लोग लाभ, जिनको कोई लाभ नहीं मिला। तो 1150 ऐसे लोग थे इनको कोई भी लाभ नहीं मिला यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये देखो दोबारा से वही आ गया कि एक प्रतियोगी में 7 खिलाड़ी हैं, और विजेता बनने के लिए प्रत्येक खिलाड़ी को, सभी खिलाड़ी को प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। बताइए प्रतियोगिता में कुल कितनी बार मुकाबला किया जाएगा? तो तरीका वही है, एन एन माइनस वन अपॉन टू के फॉर्म में। मैं आंसर बता देता हूँ आपको, 7 7, कितने लोग थे? 7 लोग थे। तो 7 × 6 डिवाइड बाई टू, 321 इसका आंसर है, 38। चलिए, किसी भी संख्या के वर्ग को 4 से विभाजित करने पर कितना शेष बचता है? तो किसी भी संख्या के वर्ग को 4 से विभाजित करने पर कितना शेष बचता है? तो वर्क कर लेते हैं भाई, 1 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइड बाई 4 कितना आया? 0। उसके बाद किसी भी संख्या को 2 से कर लेते हैं, 9 डिवाइड बाई 4 कितना आया? 1 आया। 5 से कर लेते हैं, 5 25 डिवाइड बाई 4 कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। 6 से कर लेते हैं, 6 से 36 डिवाइड बाई 4 कितना आ रहा है? 0। देख रहे हैं आप, 0 1 1 0 तो इसी फॉर्म में आएगा। तो या तो 1 आएगा या फिर क्या आएगा? 0 ही आने वाला है। ठीक है, वैसे भी मैंने अभी आपको बताया था, टू वाले के फॉर्म में, आई थिंक दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था वो। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर मिल गया था ना? हाँ, कौन सा ऑप्शन था इसका? ऑप्शन नंबर सी इसका सही था। ठीक है, 40 करेंगे। 1 1 - 3, 1 - 1/3 प्लस 1/3 की पावर 2, 1/3 की पावर 3 प्लस इन्फिनिटी तक। तो कारा का योग क्या होगा? तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि किसमें है। तो मेरे ख्याल से सीधा सीधा दिख रहा है आपको, ये एस एन में है, सॉरी उसमें है, जीपी में है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ए की वैल्यू कितनी आएगी? तो इसमें आपको ए की वैल्यू आ रही थी यहाँ पे 1, यहाँ पे ए की वैल्यू आपकी 1 आ रही है। और कौन सा आ रहा है इसके अंदर आपके पास? आर, आर के लिए कितना आ रहा है? तो फॉर्मूला क्या था? R2 अपॉन A2 अपॉन A1। तो -1/3 अपॉन 1, तो -1/3। अगला वाला चेक करेंगे तो वही आने वाला आपका है। ठीक है,
तो देखो इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू ए अपॉन, एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला ए अपॉन 1 - आर। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, आर की वैल्यू कितनी -(-1/3)। मल्टीप्लाई करूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा 3 हो जाएगा, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, 3 ऊपर चल जाएगा तो 3 अपॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर 6 आइए। 40 हो गया हमारे पास, 41 चेक करते हैं। शेयर ए की कीमत हर साल 60 पैसे बढ़ जाती है, जबकि शेयर बी की कीमत हर साल 30 पैसे की बढ़ोतरी होती है। यदि 1951 में शेयर ए की कीमत 6.20 रुपीज में था और बी की 8.30 थी, तो किस वर्ष ए की कीमत बी से 60 पैसे अधिक होगी? आइए देखते हैं। तो हर साल कितना बढ़ रहा है भाई? 60 पैसा इसका बढ़ रहा है, किसका? ए का। 1991 में कितना था दोनों का? तो 1991 में ए का शेयर कितना था? 6.20 रुपीज के फॉर्म में था। मैं एक काम करूँ, इसको पैसे में कन्वर्ट करूंगा तो 620 आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। बी का कितना था इसमें? बी का था 8.30 रुपीज था यहाँ पे, 830 पैसा आ गया। अब क्या बोल रहे हैं, देखो पैसे के फॉर्म में आ गया, कह रहा है कि हर साल कितना बढ़ रहा है? ये बढ़ रहा है 60 पैसे और ये बढ़ रहा है हर साल 33%। तो और कह रहा है कि तो किस वर्ष ए और ए की कीमत बी से 60 पैसे अधिक होगी? तो हमें तो ये तो पता ही नहीं है किस वर्ष इसका अधिक होगा। ऑप्शन क्या क्या? 2001, 2003, 2005 और 2007 के फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि इसका 1991 में 620 था, उसके बाद कितना बढ़ रहा है इसका? 60 पैसे बढ़ रहा है। और कितने साल तक बढ़ रहा है ये हमें नहीं पता। ये किसका? ए का हो गया। अच्छा बी का भी क्या कितना हो रहा है? बी का हमारे पास बढ़ रहा है 830 प्लस 33। और कुछ साल बाद जितना इनका पेमेंट बढ़ रहा है, ठीक है, इस अमाउंट से बढ़ रहा है ये 60 पैसे 33%। तो कुछ साल बाद ये देखा गया कि ए जो है ना, बी से 60 पैसे अधिक होता है, लेकिन वो कितने साल बाद होता है? हमें बस वही निकालना है। 620 प्लस 60 53 इंटू 60, इसको आप सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद जो आपकी टी की वैल्यू आ रही है, मैं इसे डायरेक्ट करता हूँ, 60 प्लस 27 आ गया। इसको जब इधर लेके जाएंगे तो 620 माइनस 830, तो इसका आपका आ जाएगा यहाँ पे 30 और 8, 270 आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 10 आ गई। तो 10 साल बाद क्या हो जाएगा ये? 60 पैसे अधिक रहेगा। अच्छा 1991 की बात कर रहा है, तो उसमें अगर मैं 10 ऐड करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा इसके अंदर? 2001 आना है। ठीक है? तो 2001 में उसका शेयर कितना बढ़ेगा? 60 पैसे अधिक रह जाएगा, 44 हो गया। ठीक है, 42 में क्या बोल रहा है? कह रहा है कि कनक अपनी धनराशि में से 30 पेन और 50 पेंसिल खरीद सकती है। ठीक है, 30 पेन और 50 पेंसिल खरीद सकती है। वो अपना 80% धन खर्च करती है और 10 पेन खरीद के लेके आती है। बताओ, पहले भाई इतना पैसा लगा के 30 पेन ले रही थी, अब 80% अमाउंट करने के बाद 80% 10 पेन लेके आ पा रही है। बहुत पैसा इसने खर्च कर दिया। देखते हैं भाई कितना खर्च कर दिया। शेष धनराशि के साथ वो मैक्सिमम कितना पेंसिल खरीद सकती है? भाई जब इसने 80% नहीं लगा दिया तो 20% में क्या ही खरीद लेगी। देखते हैं कितना ले पाएगी। चलो ऑप्शन में छोटा छोटा है, तो हम लोग मान लेंगे भाई कि लेट उसके पास कितने रुपए थे? 100 रुपए थे। ठीक, ऐसा हमने माना है कि इसके पास टोटल कितने रुपए? 100 रुपए थे। जो भी बाद में आंसर आएगा उसको हम लोग 100 से सही कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना होगा हम कर लेंगे, परसेंटेज में हमने आपको बता रखा है। अब इसका कह रहा है 80%, कितना? 80% उसने कहाँ खर्च कर दिया? बस 10 पेन खरीदने में खर्च कर दिया। ठीक है, अगर वो सिंपल सी बात है, अगर वो 10, अगर 100 का मैं 80% निकालू तो कितना आ जाएगा इसका? 80 रुपये आ रहा है। तो उसने 80 रुपये कहाँ खर्च कर दिया? मात्र 10 पेन खरीदने में। तो 10 पेन वो 80 रुपये में खरीद पाएगी। अगर उसी पेन में जो उसने पेन लिया हुआ है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि अगर सेम अमाउंट का अगर वो पेन लेती है, कितना लेती? 30 पेन, 30 पेन लेती, तो भाई मेरे 3 बड़े 24, 240 रुपये लग जाते उसके। ठीक है, उसकी कितनी धनराशि कितनी होती? 240 हो जाती। अच्छा, क्वेश्चन में दिया भी क्या है कि या तो वो 240 रुपये, हमने ये अमाउंट निकाल लिया 240 के पास, ऐसा मान हो गया है, 100 नहीं 240 हो गया। ठीक है, ऐसा हमने मान लिया यहाँ पे।
अब कह रहे कि वो 30 पेन 240 में ले सकती है या 50 पेंसिल खरीद सकती है। तो या तो उसने 30 पेन खरीद ली इतने में, या फिर क्या खरीद ली इसने, 50 पेन खरीद ले। 50 50 पेंसिल या तो खरीद ले यहाँ से। ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है कि अगर मैं उनसे पूछूं कि भाई अगर वो 30 पेन 240 में खरीद रही है तो 50 पेन भी कितने में खरीदेगी, 240 में ही खरीदेगी। 250 पेंसिल कितने का आ गया, 240 का। तो एक पेंसिल में कितना ले सकती है वो, तो ये हमारे पास आ जाएगा 240 डिवाइड बाई 50। तो इसको मैं काट देता हूँ, जिसको मैं काटूंगा 240 डिवाइड बाई 5, तो ये हमारे पास आ रहा है 4.8 आ रहा है। ठीक है। इतना रुपीज का वो एक पेन खरीद पाएगी। ठीक है। लेकिन भाई उसके पास बचा कितना था, उसने तो 100 में से 80 रुपए लगा रखे थे। ठीक है। तो उसके पास अधिकतम कितने वो ले सकती है, क्योंकि भाई 80 रुपए उसने खर्च कर रखा है ना ये पेन टेन खरीदने में, बचा किसके पास, उसने बोला ना शेष धनराशि का। तो शेष धनराशि में बचा कितना था, 20%, यानी कि 20 ही रुपए तो बचा था हमारे पास। तो उस 20 रुपए में से अब वो क्या खरीदेगी, तो वो खरीदेगी पेंसिल। तो मैक्सिमम पेंसिल कितना ले सकती हो, 20 रुपए में से 4.8 को जब डिवाइड करेंगे तो 4.16 के आसपास आए। तो मैक्सिमम भाई वो 4 ही खरीद सकती है। ठीक है। इस हिसाब से वो इतना ही खरीद सकती है। मैं क्वेश्चन एक बार फिर समझाता हूँ आपको। बोला था कनक के पास कुछ धनराशि है, उसने उसमें से 30 पेन लिए, 50 पेंसिल खरीदा, उसमें से वह अपना 80% धन खर्च करती है। ठीक है। तो 80% का हमने 80 रुपये निकाला, बचा 20 रुपये, ये रिमेनिंग था हमारे पास। ये क्या था, रिमेनिंग था। अब क्या बोल रहा है कि उस 80 रुपए में से, ठीक है, उसने 10 पेन खरीद लिया। कितने पेन खरीदे, उसने 10 पेन खरीदा। तो भाई मैंने चेक किया 10 पेन का जो दाम था, अगर 80 रुपए है तो 30 पेन का दाम कितना हो जाएगा, 240 रुपये हो जाएगा। और 30 पेन का दाम कितना दे रखा था, 50 पेंसिल के बराबर था। तो 50 पेंसिल का भी दाम कितना हो गया, 240 हो गया। ऐसा हम लोग ऐसा उसका अमाउंट हो गया, ऐसा हम लोग के पास आया है। ठीक है। तो एक पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, 240/50 डिवाइड किया 4.8 रुपये हो गया। ठीक, एक पेंसिल का दाम। लेकिन उसके पास बचा हुआ अमाउंट क्या था, उससे बचे हुए से निकालना था ना। तो 20/4.8 तो डिवाइड बाई 4.16, तो हमारा आंसर आ गया सी ऑप्शन। ठीक है। मैक्सिमम इतना ही ले पाएगी वो। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 33। करा कि 2143 को 33 से डिवाइड करेंगे, वही अपना है, ये आप घर पे करेंगे। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ये बिल्कुल बच्चों वाला है क्वेश्चन है। तो इसका आंसर सी आ रहा है, 56। 43 होगा। अब 44 को चेक कर लेते हैं। एक 6 अंकों की संख्या ABCDEF। ठीक है। एक मिनट रुकिए आप लोग। बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 प्रत्येक एक बार उपयोग किए जाते हैं। ठीक है। करा कि जैसा कि 3 अंक संख्या है, ABC को 4 से विभाजित, BCD को 5 से विभाजित, और CDE को 3 से विभाजित, और DEF को 11 से विभाजित है, तो वो संख्या कौन सी होगी। ठीक है। ठीक है। तो इतना वो करने वाली बात नहीं है, मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल से समझा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। मैं ऑप्शन से ही करूंगा। ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से तुरंत कर लूंगा। ऐसे में अगर नंबर पुट करने जाऊंगा तो बहुत लंबा पड़ने वाला है। ठीक है। मैं बोलूंगा ABC। 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है कि अगर कोई नंबर है, उसके लास्ट 2 डिजिट, मान लीजिए 3 2 4 लिख जाओ यहाँ पे। अगर आपने 3 2 4 लिखा, इसको आप 4 से डिवाइड कर रहे हो, तो अगर लास्ट का 2 जो डिजिट है अगर 4 से डिविजुअल है, तो वो संख्या किससे डिविजुअल हो जाएगी, 4 से डिविजुअल हो जाएगा। ऐसे 8 में 3 होता है, इससे 2 में 1 होता है। 2 में तो हम लोग पहला चेक करते हैं, 4 में हम लोग 2 चेक करते हैं, और 8 में 3 चेक कर लेते हैं। ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, ये कटेगा क्या, नहीं। ये कटेगा क्या, हाँ। ये कटेगा क्या, हाँ ये कटेगा। ये कटेगा क्या, नहीं। तो ऑप्शन A और D तो ऐसे ही खत्म हो गए। ठीक है। अब बोल रहा है बी सी डी का BCD ये नंबर, तो BCD यानी कि BCD डिवाइड बाई 5। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि या तो जो लास्ट का डिजिट है
उसमें क्या आ जाए, यहाँ पे डी की जगह या तो 0 हो जाए, यहाँ पे ये या तो 5 आ जाए। कोई भी एक नंबर आ गया, 0 और 5 में से कोई भी एक नंबर आ गया तो वो क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। क्या भाई, 3 2 कौन सा बी, कौन सा था इसमें, बी सी डी ये है, तो भाई डी भी, बी भी खत्म हो गया। सी में 2 4 5 बिल्कुल, तो सी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, 44। अगला देखते हैं। ठीक है, तो एक समूह में उतनी ही मुर्गियां हैं जितनी भीड़ है। पुरुष बकरियों से दोगुना है और बकरियां भेड़ों से दोगुना है। यदि पैरों का कुल गणना 44 है तो समूह में 4 पैर वाले जानवर हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, चलो, एक समूह में उतनी ही बकरियां हैं जितनी भेड़ है। पुरुष बकरियों से दोगुना है, बकरियां भेड़ों से दोगुना है, और कुल पैरों की संख्या 44 है। ठीक, तो कह रहा है एक समूह में उतनी बकरियां हैं, चलो मैं मान लेता हूँ कि लेट, एक मिनट, यहाँ हम लोग मान लेते हैं कि लेट, जो हमारे पास मुर्गी है इसको बोलते हैं, वो किसके बराबर है भाई, बी, भेड़ को बी को मान लेता हूँ। ठीक है, चलो, पुरुषों की संख्या क्या है, जो हमारे पास मैन है, वो बकरियों, गोट मान लेता हूँ, उसकी क्या है, वो दो गुना है। बकरियां क्या है, गोट जो है वो भेड़ों से दो गुना है, 2 इंटू बी कर लेता हूँ। तो पैरों कुल संख्या कितनी दे रखा है, 44 दे रखा है। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं कि भाई कितना क्या आ रहा है यहाँ पे। तो अगर हमने बोला कि भाई मुर्गियों की संख्या वाली एक्स है, तो ये भी एक्स हो जाएगा। तो मैन कितने हो जाएंगे, तो मैन के लिए मैं फिर से निकालता हूँ, 2 इंटू ये कितना होगा, जी है, तो पहले जी का तो निकाल लेता हूँ मैं, रुक जाओ, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, जी का कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 इंटू एक्स हो जाएगा। और एम का कितना हो जाएगा यहाँ पे, एम का कितना हो जाएगा आपका, 2 इंटू जी की वैल्यू 2 इंटू एक्स हो जाएगा। तो कितना आ गया यहाँ पे, 4 एक्स हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4 एक्स। ठीक है, अब आइए देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि यदि पैरों का कुल गणना 44 है, तो भाई मुझे बताओ कि बकरियों के कितने पैर होते हैं। तो बकरी कितने पैर होते हैं, बकरी के होते हैं 4। और मुर्गियों के कितने होते हैं, तो मुर्गी हमने कितना माना है, तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा ये, प्लस, अलग इसका पूछ रहा है भेड़ों का, तो उसमें भी 4 कर लेता हूँ, 4 इंटू एक्स कर लेता हूँ। और किसका पूछा था, इसमें कहाँ गया, और हमसे बोल रहा है भेड़ों हो गया, बकरी भी हो गई, और मैन का हो जाता है, तो मैन का कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 एक्स। एक और कोई बच रहा है ना, ये किसका था, ये हमने माना था हैन का, और ये किसका हो गया, ये तो भेड़ का हो गया, ये हमारे पास मैन का हो गया, अच्छा बकरी का। तो गोट कितनी थी, 2 इंटू एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 एक्स हो जाएगा, 4 इंटू 2 एक्स। मैं इसको हटा देता हूँ, ये हमारे पास टोटल कितने आ गए, 44। तो 2x + 4x +4 × 2 = 8x, 44। तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 16 + 4, 20, 20 + 2, तो 22 आ गए। तो 22x = 44, एक्स के लिए कितनी आ गया यहाँ पे, 2 आ गया। हमसे पूछा था तो समूह में कितने 4 पैर वाले जानवर हो जाएंगे। तो समूह में 4 पैर वाले कौन कौन से थे, या तो भेड़ थी या फिर बकरियां थी। तो भेड़ कितनी थी, हमने माना था एक्स, तो 2 हो गया, और बकरी कितना हो गया, 2 इंटू 2, तो टोटल कितने हो गया हमारे पास, 6 हो गए। ठीक है, ये तो पूछा है ना, भेड़ प्लस 4 समूह वाले, भेड़ हमारे पास 2 हो गई, ये 2 इंटू 2 हो गया, 6 हो जाएगा आंसर। चलिए अगला देखते हैं। क्या कि दो संख्याएं x और y, x वह कम से कम संख्या है जिसे जब 3 और 7 से भाग दिया जाता है तो वो हर बार 2 से
तो हर बार दो शेष बचता है। वाई वह संख्या कम से कम संख्या है जिसे 5 और 11 से भाग जाता है, तो हर बार 4 शेष बचता है। तो एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा? तो भाई दो संख्या एक्स वह कम से कम संख्या जो 3 और 7 से भाग जाता है, तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे। एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे। तो 3 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 21। अब उसमें अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा इसमें? 23, क्योंकि शेष 2 बच रहा है ना। और वाई, वाई के लिए क्या बोल रहा है? ये एक्स के लिए हो गया, ये हमारे पास वाई के लिए हो गया। क्या बोल रहा है? 5 और 11 वो संख्या है, तो इसका 55 आ जाएगा। कितना शेष बचता है? 4, तो 59 आ गया इसमें, 59। चलो मैं इन दोनों का सम कर लेता हूँ। 2 और 7 एक कितना जाएगा ये? 8 इंटू, ऑप्शन नंबर डी इसका, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला देखते हैं। एक मिनट। 46 हो गया, 47 देख लेते। करें, एक परीक्षा में 5 छात्र ए बी सी डी ई उपस्थित हैं। यदि, ठीक है, करें कि 5 छात्र उपस्थित है, यदि सी को बी से 5 कम मिले हैं, चलो सी को बी से 5 कम मिले हैं, डी को बी से 10 अधिक मिले हैं, डी को बी से 10 अधिक मिले हैं, ए को, सॉरी, डी को बी से 10 अंक अधिक मिले हैं, डी को बी से अधिक मिले हैं, और ए से 20 अंक मिले हैं। अच्छा, डी को ए से 20 अंक कम मिले हैं, ई कम मिले, ई को बी से 22 अंक अधिक मिले, और बी को टोटल कितना मिला है? ये क्या है? बी को टोटल मिल रहा है 40। अच्छा, ए का पूछा हमसे है ना, तो बी का कितना है? बी के हमारे पास है, बी का जो हमारे पास है ये 40। तो चलो पहले मैं डी का निकाल लेता हूँ। तो 40 प्लस 10, तो 50 आ गया। हमसे पूछा किसका है? हमसे पूछा ए का है। अच्छा, ए का पूछा तो फिर तुम्हारा यहीं से आ जाएगा। तो डी 50 हो गया, ई ए माइनस 20, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 70। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ए को कितना मिला यहाँ पे? 70 मिला। अगला देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 1/4 भाग अपने लड़के को, ठीक है, अपने भाई लड़के को, बॉय को दे दिया 1/4 हिस्सा। अपनी वाइफ को कितना दे दिया उसने? 1/3 भाग दे दिया। और एक मिनट, ठीक है, उसने अपने वाइफ को दे दिया 1/3, और अपनी पुत्री यानी को अपनी डॉटर को कितना दे दिया उसने? 1/8 दे दिया। ठीक है, इसको मैं बॉयनिस सन कर देता हूँ। कर अब उसके पास उसकी पूंजी का कितना भाग शेष रह गया? तो 1/4, 1/3, 1/8 रह गया इसके पास। तो अब देखो एक काम करना, हम पहले इनका एलसीएम निकालेंगे। इनका एलसीएम निकालेंगे, किसका निकालेंगे? 4, 3 और 8 का। तो इसका एलसीएम मिलेगा 24। ऐसा मानेंगे कि टोटल अमाउंट उसके पास कितना है? 24। ऐसा हम लोग मान के चलेंगे कि उसके पास टोटल कितना है? 24 है। तो मैं अगर पूछूं भाई उसको लड़के कितना हिस्सा मिला, तो 24 इंटू 1/4, 4 6 जा 24, 6 मिल गया। अच्छा, उसकी वाइफ को कितना मिला? 24/3, तो 3 8 8 मिला। अच्छा, उसकी डॉटर को कितना मिला यहाँ पे? 24 इंटू 1/, आ गया 1/8, तो उसकी कितना मिला? 3 मिला। जब इनको जब ऐड करोगे, जब इन सबको अगर आप ऐड करोगे, तो ऐड करने के बाद कितना आ रहा है? इसको जब आप ऐड करोगे तो 9 + 8, तो कितना आ गया इसके अंदर? आ गया ये आपका आ गया 17। 17, 17 24 में से तो खत्म हो गया। 24 में 17 तो खत्म हो गया, बचा क्या हमारे पास? तो अब उसके पास कितनी पूंजी बची? तो भाई अगर आप 17 में से 24 में 17 माइनस करोगे तो 7/24, 7/24, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, करें कि एक ऑटो रिक्शा द्वारा यात्रा करने पर एक स्थिर दर पर
प्रत्येक यानी स्थिर दर, अच्छा एक फिक्स रेट बोल रहा है, पर प्रत्येक किलोमीटर की एक परिवर्तित रकम चुकानी पड़ती है। यदि वो 15 किलोमीटर की यात्रा करने पर 135 रुपये और 25 किलोमीटर की यात्रा करने पर 215 रुपये लगे, तो 35 किलोमीटर की यात्रा करने पे कितने रुपए लगे? तो भाई हमें तो पता नहीं है कि उसको कितना लग रहा था, हम लोग मानेंगे उसका फिक्स रेट कितना है, उसको हम लोग मानेंगे फिक्स्ड जो उसका रेट है वो कितना एक्स है यहाँ पे, ठीक है, कितना एक्स है। अब वो कह रहा है कि पहले जो 15 किलोमीटर के हिसाब से जो चल रहा है यहाँ पे है, ठीक है, तो उसे कितना चुकाना पड़ रहा है, 135 देना पड़ जा रहा है, ठीक है। और जो किलोमीटर का जो रेट है वो सेम है, उसने बोला ना कि स्थिर दर पर, और प्रत्येक यानी स्थिर दर यानी कि जो उसका रेट है वो क्या है, वो भी फिक्स्ड रेट पे चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और y जो हम लोग यहाँ मानेंगे एक और रेट मान लेते हैं, यहाँ पे x हमारे पास क्या स्थिर रकम हो गया, y जो हर एक किलोमीटर चल रहा है उसका अमाउंट हो गया, ठीक है। तो अगर वो पहला अगर फिक्स रेट हो गया, अगर वो 15 किलोमीटर मान लो किसी दर से चल रहा है, मान लो 10 रुपये 20 रुपये जो भी उसका है, उसको हम लोग y मान लेते हैं, उसके हिसाब से चल रहा है, तो उससे 215 कितना होगा, 135, 135 चुकाना पड़ रहा है उसको, 135 चुकाना पड़ रहा है, 135। अगर वो फिक्स रेट और उसी दर से जो जो दर से पहले दे रहा था, मान लो अगर वो 10 20 रुपए जो भी वो हमें निकालना पड़ेगा, उस हिसाब से अगर वो कितना चल रहा है, 25 किलोमीटर चल रहा है, तो 215 रुपये दे रहा है। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर लेते हैं, इसको वाई करते हैं, ये वाई हो गया, इसको काटेंगे तो ये माइनस माइनस माइनस, हमेशा मैं 2 को फर्स्ट से करूंगा, तो ये 10y हो गया, और 135 को जब आप इससे माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये 80 आ रहा है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 8 आ गई। तो किस रेट से चल रहा है वो, 8 रुपए के रेट से चल रहा है, तो उसका फिक्स रेट कितना हो जाएगा, तो मैं 8 5 जा 120, तो पहले इक्वेशन से निकाल दूंगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 135 माइनस 120, तो 15 आ गया। हमसे पूछा क्या है, अगर वो 35 किलोमीटर की यात्रा अगर करता है यानी कि 15, तो उसका फिक्स रेट आ गया यहाँ पे, तो फिक्स रेट प्लस वो अगर वो 35 किलोमीटर चल रहा है और 8 रुपए के रेट से उसके लग रहे हैं, तो कितना रुपए देगा, 295 देगा, 295, 295 हो गया। बोल रहा है कि एक बंदा था जो किसी ऑटो रिक्शा से जा रहा था यात्रा करते टाइम, एक स्थिर दर से उसका अमाउंट लग रहा था, तो और अमाउंट क्या था, एक तो हमारे पास जो फिक्स रेट निकल के आता है, फिक्स होता है, ठीक है, और एक जो उसको रकम चुकानी पड़ती है, ठीक है, और प्रति किलोमीटर बोल रहा है ना, एक परिवर्तित रकम चुकानी पड़ती है, मतलब वो रकम उसको देना ही देना है, ठीक है, ये फिक्स रेट से अलग होता है। उसी रकम हमने क्या माना था, यहाँ पे वाई मान रखा था, फिक्स रेट हमने एक्स माना था, और एक जिस रेट से दे रहा था उसको हमने वाई मान रखा था। एक्स प्लस 15 वाई, पहले कितना किलोमीटर चला, 15 किलोमीटर, तो 135 रुपये दिया फिक्स रेट था, फिर उसका फिक्स रेट था 25 किलोमीटर चला तो 215 रुपये दिया। सॉल्व किया, वाई उसका जो हमारे पास जिस रकम से बोला था ना, प्रति किलोमीटर जितना रकम दे रहा है वो 8 आ गया। अब हमसे बोल रहा है भाई फिक्स रेट कितना, उसका 15 रुपये बचा, तो हमने सॉल्व किया तो 295, ऑप्शन नंबर डी इसका सही बचेगा, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन आज का है ये। करें एक प्लॉट के क्षेत्रफल का सर्वेक्षण 3.5 एकड़ के रूप में किया गया, ठीक है भाई, 3.5 एकड़ की जमीन थी, उसका सर्वेक्षण किया जा रहा है। करा पटवारी आया और उसने क्या किया, यानी कि लेखपाल साहब आए, उन्होंने 1 एकड़ को 0.4 हेक्टेयर मान लिया, ठीक है। ये जो 1 एकड़ को उन्होंने, ठीक है, 1 एकड़ को उन्होंने कितना मान रखा था, 0.4 हेक्टेयर मान रखा था, ठीक है। ये क्या था, ये जो उन्होंने माना था, ठीक है, और एक्चुअल में कितना था, ठीक है, कितना था वो, और आधार वेक्टर के आधार पर मैट्रिक प्रणाली को अंकित किया, यदि एकड़ का उत्तम नाप, ठीक है, यानी कि 1 एकड़ का जो एक्चुअल मान हो कितना, 40467, यानी कि जो लेखपाल साहब हैं उन्होंने बस पहला ही डिजिट कंसीडर किया, बाकी के 4 डिजिट उन्होंने लिया ही नहीं, 046 उन्होंने लगा बहुत छोटी संख्या होगी, ठीक है, लेकिन ये 3.5 एकड़ है तो ये बहुत अमाउंट बड़ा हो सकता है। तो भाई कितने का उन्होंने गड़बड़ी किया हुआ है, तो पहले इन दोनों को माइनस कर लेता हूँ मैं, तो माइनस करने के बाद जो हमारे पास आ रहा है 0 पॉइंट, तो ये तो सिंपल सा 00467 हो जाएगा। तो कितनी गड़बड़ी हुई भाई, ये तो निकाल लो। तो 3.5 एकड़ था यहाँ पे, तो 3.5 इंटू 0.0467 आ गया। तो सॉल्व करेंगे इसको तो आ रहा है 0.016345, 0.016, ऑप्शन नंबर ए सही है, इसके अंदर आ गया, ठीक है।
जिन्होंने 0.01 से ग्रेविटी की थी। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आपके आने वाले पेपर पेट के लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसे एक बार वीडियो को जरूर देखिए और चैनल को शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।